सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने सिलिकेट्स के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब जो हमें डिस्कस करना है लास्ट टॉपिक है हमारा कार्बन फैमिली का, दैट इज़ सिलिकॉन पॉलीमर। नोट सो इम्पोर्टेंट, पर कई बार वो एग्जामिनर ओनली डेफिनेशन, इसकी 2 प्रॉपर्टी और 2 यूजेस पूछ लेता है, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि सिलिकॉन पॉलीमर होता क्या है। देखो नाम से क्लियर है पॉलीमर, ठीक है। इसका मतलब सिलिकॉन पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक चेन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमेरिक चेन। और पॉलीमेरिक चेन भी कैसे होते हैं? ऑर्गेनो पॉलीमेरिक चेन होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिक ग्रुप भी क्या रहता है, साथ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनो पॉलीमेरिक चेन को ही हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स। नाम ध्यान रखना, ये सिलिकॉन्स हैं, वो वाले सिलिकेट्स थे, ठीक है। तो इनकी जो अच्छा आपको पता है कि पॉलीमर की फॉर्मेशन कैसे होती है? पॉलीमर के अंदर बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं? एक पूरी चेन बना लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है। और वो जो सिंगल यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। अब इसका मतलब अगर सिलिकॉन भी एक पॉलीमर है, अगर ये भी एक पॉलीमेरिक चेन बना रहा है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई मोनोमर होगा, बिल्कुल होगा। तो वो मोनोमर क्या होता है? वो मोनोमर होता है R2SiO की N। मतलब बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है? R2SiO। बहुत सारी R2SiO यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं, एक पूरी चेन बना लेती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन पॉलीमर बोलते हैं। अच्छा, एक और इनकी खास बात है, ये क्या कंटेन करते हैं? SiO-Si लिंकेज कंटेन करते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, सिलिकॉन था, बेसिक यूनिट क्या है? R है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये फर्दर अगर एक और यूनिट से अटैच होगा तो मतलब ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा? फर्दर एक सिलिकॉन से अटैच होगा। तो ये क्या बॉन्ड बना रहे हैं? SiO-Si बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। फर्दर ये सिलिकॉन आगे एक और ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये भी आगे ऑक्सीजन से अटैच होगा, एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनो मतलब पॉलीमर होते हैं, सिलिकॉन पॉलीमर, वो क्या कंटेन करते हैं? SiO-Si लिंकेज क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाई इनकी थर्मल अच्छा, इनका इतना ज़्यादा यूज़ क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत अच्छी हैं। कैसे? इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, इसलिए हम इनको हाई टेम्परेचर पॉलीमर भी बोल देते हैं, ठीक है। इनको जो है हम इलास्टोमर बनाने में, ग्रीस बनाने में, लुब्रिकेंट की फॉर्म में भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या है? रेसिस्ट कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या है? इनका क्या है? वेरियस यूज़ क्या है? प्रेजेंट है आज के टाइम में, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं टाइप ऑफ सिलिकॉन की। जब हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप ये लीनियर भी हो सकते हैं, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर भी हो सकते हैं। आपको पता है ना, लीनियर पॉलीमर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर लीनियर चेन बना रहे हैं तो लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक बना मतलब ऐसे क्रॉसिंग कर रहे हैं आपस में तो वो क्रॉस लिंक, और एक ही साइक्लिक पॉलीमर भी हो सकते हैं। 3 टाइप के हो सकते हैं हमारे सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। लीनियर के अंदर लीनियर चेन प्रेजेंट होगी, क्रॉस लिंक के अंदर ऐसे क्रॉस लिंकिंग मतलब एक चेन आपस दूसरी चेन से क्या रहेगी? ऐसे क्रॉस लिंक रहेगी, ठीक है। और साइक्लिक के अंदर ये क्या है? कुछ ऐसे साइक्लिक टाइप क्या बना रहे होंगे? स्ट्रक्चर जो है बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, लीनियर की अगर हमें फॉर्मेशन करनी है तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर की फॉर्मेशन करने के लिए हमें जो बेसिक यूनिट चाहिए वो क्या चाहिए? दैट इज R2SiCl2। और अगर हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर की फॉर्मेशन करनी है तो हमें जो बेसिक यूनिट चाहिए होती है दैट इज RSiCl3। याद रखना, बेसिक यूनिट जो चाहिए क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए। कैसे? अब देखो, सबसे पहले यूनिट उठाओ, हम पहले किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? लीनियर की, R2SiCl2। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, क्या होगा? 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल 2 वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? ये मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब ये मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई, सिलिकॉन सेंटर में है, साइड में R है, इधर भी OH है, इधर भी OH है। ये तो एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही कोई एक और मॉलिक्यूल भी होगा भाई? बिल्कुल होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ऐसा। अब क्या होगा यहाँ पर? ये हाइड्रोजन और ये OH क्या हो जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? इधर तो OH है ही है। देखो फर्दर ये चेन भी कंटिन्यू होगी क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव OH है, तो ये चेन जो है फर्दर कंटिन्यू होगी, इधर भी, जिसकी वजह से क्या है? लीनियर चेन बन जाएगी यहाँ पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 करके दिखा रही हूँ ईजी के लिए। तो यहाँ से वाटर निकल गया, बचा कौन? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
तो अब ये हमारे पास किस तरह का एग्जाम्पल होगा भाई, लीनियर। ये लीनियर चेन बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी एक OH एक्टिव है, ये भी OH एक्टिव है, ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये फर्दर एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये चेन जो है फर्दर बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के पॉलीमर जो बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। जबकि क्रॉस लिंक में क्या होगा भाई, जब ये हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो 3 क्लोरीन रिप्लेस होकर क्या आ जाएंगे, 3 OH की थ्राइस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सेंटर में तो सिलिकॉन होगा, ये ऊपर R होगा, ये OH है, ये OH है और ये OH है। ऐसे जब एक और मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ऐसा था, ये R, इधर OH है, ये इधर OH है, ये इधर OH है, प्लस ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल ले लो, R OH OH और इधर OH, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये वाटर रिप्लेस हो जाएगा, ये भी आगे फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, ये भी फर्दर। तो लिंकेज कैसे हो जाएगी, कुछ अभी ऐसे हो जाएगी, यहाँ R है, ये SiO लिंकेज बन गई, ये फर्दर आगे रिएक्ट करेगा, ये फर्दर ऑक्सीजन आगे रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी ये OH पड़े हुए हैं ना, इसका मतलब ये OH भी तो एक्टिव है ना, तो मतलब ये नीचे से भी क्या कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं, नीचे सिलिकॉन से क्या कर लेंगे, ये लिंकिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से ये एक चेन थी, नीचे एक और चेन से क्या हो जाएंगे, ये लिंक हो जाएंगे, किनकी वजह से, ये सिमिलरली यहाँ पर भी वो चेन होंगे OH एक्टिव, ये फर्दर एक और चेन से लिंक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या कर लेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर की क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमर भी क्या है, हम RSaCl3 बेसिक से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। पर साइक्लिक में क्या होगा, 2 3 4 ऐसी यूनिट आपस में क्या हो सकती हैं, कंबाइन हो सकती है। जैसे ये देखो, यहाँ बना के दिखा देती हूँ, ये क्या है, हमारा साइक्लिक पॉलीमर है भाई, ये R लगा हुआ है इसके साथ 2, ये R है, ये R है। तो यहाँ देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट आपस में कंबाइन है, लेकिन एक ऐसी चेन बना रही है साइक्लिक चेन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, साइक्लिक जो है सिलिकॉन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अब आपका ये हो जाएगा, हाँ जी, प्रिपरेशन हो जाएगी अब सिलिकॉन की। आपने ये भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, क्रॉस लिंक की फॉर्मेशन आपने यहाँ से करनी है। ये मैंने आपको सारी क्रॉस, ये एक्टिव जो OH हैं ये फर्दर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये देखो ये पॉलीमेरिक ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर, कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, फैक्टर नेचर कैसा है, ठीक है, कितनी क्रॉस लिंकिंग हो रही है, कितनी लेंथ चेन है, ये सब क्या फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया अभी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ये केमिकल रिएजेंट की तरफ स्टेबल रहते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। वाटर रिपेलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक साइड चेन होती है, R ग्रुप रहता है प्रेजेंट, ये ऑक्सीडेशन जल्दी से शो नहीं करते हैं, एयर के अंदर अगर हम इसको रख दें तो जल्दी से क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो इनकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से आजकल इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जैसे जो हमारी जो फेस क्रीम हम लगाते हैं उनके अंदर भी सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका जो टेक्सचर होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। जितने भी हमारी सनस्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर, प्लस आजकल जो बच्चों की उनकी जो मिल्क वाली बॉटल की निप्पल आती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन पॉलीमर की। आपने देखा होगा, एक आती है घटिया क्वालिटी की, आती है अच्छा क्वालिटी की। जो घटिया क्वालिटी की होती है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर की बनी हुई होती है, जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। लेकिन जो वो अच्छे वाली बॉटल होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, वो सिलिकॉन पॉलीमर की बनी हुई होती है। वो हाई थर्मल स्टेबिलिटी शो करती है, जिसकी वजह से वो क्या है, जल्दी से जो है ख़राब भी नहीं होती है, ठीक है। तो हो जाएगा, लुब्रिकेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा इसका टेक्सचर भी सॉफ्ट होता है। वाटर रिपेलेंट होते हैं, इसलिए इनका इंसुलेटर की तरह भी यूज़ किया जाता है। मैंने बताया आपको सनस्क्रीन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर ये ग्रीस की तरह काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मोटर में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आप कोई भी 2 से 3 या 4 यूज़ जो भी आपको अच्छे लगे वो आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 14 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। तो ग्रुप 15 की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले ग्रुप 15 किसकी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये हमारे पास क्या आते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ NH2NP3। तो मतलब 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3।
तो ये क्या होता है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हर बारी डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में, मतलब कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में इनके एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, स्मॉल होती है। जबकि हम टॉप से बॉटम जब जाते हैं ग्रुप के अंदर ही, टॉप से बॉटम जब आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है इनके केस में डाउन द ग्रुप। कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक। ठीक है, एक्सेप्शन हैं ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि बाकी ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बाकी पिछले ग्रुप के कंपैरिजन में हाई होती है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जबकि हम टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो आपको पता है, साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर इंक्रीज होती है, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, शो। इसलिए टॉप से बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना सकते हैं, +5 जो है चार्ज कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर +5 चार्ज लाने के लिए क्या है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर हमें इनको आयनिक फॉर्म में बनाना है, मतलब पांचों के पांचों आपने इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने हैं, तो इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, नीडेड होती है। और इसलिए क्या है, इसलिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है इसको किस में कन्वर्ट करना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसलिए +5 जो है लूज़ करने की बजाय, अब इनके पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 5 हैं, या तो ये पांचों के पांचों लूज़ करके स्टेबल हो जाएं, या फिर ये भी तो हो सकता है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और क्या हो जाए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ये दूसरा काम ज़्यादा प्रेफर करता है। जैसे आपने देखा भी होगा, नाइट्रोजन क्या है, जो है N3 नेगेटिव बना लेता है आसानी से। क्यों, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इसलिए जनरली क्या है, क्या शो करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के। ठीक है, इसलिए ये किस टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, Mg3N2। अगर यहाँ Mg3N2 का आप देखें तो क्या है, ये मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन -3 कैरी आउट कर सकता है, मैग्नीशियम क्या है, +2 कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रॉस लिंकिंग करिए आप इनकी, क्या बन गया, Mg3N2 कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कई केसेस में आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है स्टेबल देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हर केस में नहीं, मेनली नाइट्रोजन के केस में आपको यहाँ तो -3 या फिर +3 देखने को मिलती है, +5 तो होती ही नहीं है। लेकिन टॉप से बॉटम जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको +5 भी देखने को मिल जाती है। जैसे PCl5 एग्जिस्ट करता है, PF5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो टॉप से बॉटम जाते हुए मैंने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जनरली नॉन मेटल होते हैं, बीच वाले मेटलॉइड्स होते हैं, और बिस्मिथ क्या है, बिल्कुल मेटल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। कैटिनेशन लाइक कार्बन फैमिली ये भी क्या करती है, सेल्फ लिंकिंग पावर शो करती है, और सेल्फ लिंकिंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन के साथ लिंक रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन जो है, ये फॉर्मूला रहता है जिसमें नाइट्रोजन क्या है, किससे लिंकिंग रहता है, एक और नाइट्रोजन से लिंक रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ये टेंडेंसी शो करते हैं खुद के साथ खुद बॉन्ड बनाने की। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रॉपी। लाइक कार्बन जो है, नाइट्रोजन फैमिली भी एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करती है। जैसे फॉस्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। आर्सेनिक भी क्या है,
ये जो है येलो और ग्रे आर्सेनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये भी क्या करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट की अगर हम बात करें या केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो नाइट्रोजन जो है जनरली आपको पता है कलरलेस गैस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम थ्रू ट्रिपल बॉन्ड क्या रहते हैं, आपस में बाइंडेड रहते हैं, तो ये इनके एलिमेंटल स्टेट भी है। मतलब इस फॉर्म में जनरली आपको क्या है, नाइट्रोजन जो है मिलता है, दैट इज N2 की फॉर्म में। अब ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, जिसकी वजह से क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, हाउएवर लेकिन ये जो मल्टीपल बॉन्ड जो है, पीपाइड बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कहाँ तक लिमिटेड रहती है, ओनली नाइट्रोजन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक पी ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है, ये क्या कर सकता है, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से क्या है, ये पीपाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जबकि टॉप धीरे धीरे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस पीपाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। चाहे आप रेड फॉस्फोरस ले लीजिए, चाहे ब्लैक, चाहे कोई भी, तो उसके अंदर चारों जितने भी फॉस्फोरस के यूनिट रहते हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं। जबकि नाइट्रोजन ऑल्सो गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्राइड्स के बारे में। ओके, थैंक यू।